हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकृति और हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 फ्रॉम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री। चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी ने गांव के क्षेत्रों पर अपना शासन चलाया था, किस तरह से उसने पूरे भारत पर अपना जो है शासन स्थापित कर लिया था। कंपनी दीवान बन गई थी। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल के दीवान तैनात कर दिया था। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो है स्वयं को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया था। और जो मुग़ल बादशाह थे उनको ये लगता था कि ये जो घटना घटी है, कौन सी घटना, दीवान बनने की, वो कुछ अंग्रेज़ों और थोड़े बहुत हिंदुस्तानियों के सामने घटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये घटना जो है पूरे एक बड़े समारोह के रूप में घटी थी और इसे एक चित्र के रूप में दर्शाया गया था। इसे किसने दर्शाया था चित्र में? रॉबर्ट क्लाइव के एक चित्रकार थे, जिन्हें रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सारी ज़िंदगी का जो है, अपने जीवन का यादगार घटनाओं का जो है जिम्मा चित्रित करने के लिए सौंपा था। आज के समय में हम क्या करते हैं, सेल्फी ले लेते हैं या अपनी फ़ोटोज़ निकलवा लेते हैं। उस समय क्या होता था कि चित्र बनवाए जाते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने चित्र, समस्त जीवन के अपने चित्र बनवाने के लिए एक चित्रकार को नियुक्त किया हुआ था और उसी ने रॉबर्ट क्लाइव के समस्त चित्रों को बनाया था। और हम देखते हैं ज़रा ये चित्र बनाया गया है 1765 में। इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो है मुग़ल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले रहे हैं। अब चूंकि कंपनी जो थी वो बंगाल की दीवान बन गई थी और ये उनके अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही बड़ी विजय थी, घटना थी, विजयी घटना। अब दीवान के तौर पर उन्हें क्या करना था, जो उनके कंट्रोल में जितने भी ज़मीन आती थी उसके आर्थिक मामलों की सारी जो जिम्मेदारी थी वो अंग्रेज़ों के अधीन आ गई थी, कंपनी के अधीन आ गई थी। और अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाना था और शासन चलाते समय ये भी देखना था कि आमदनी किस तरह से की जाए, किस तरह से कंपनी के बढ़ते हुए खर्चों को पूरा किया जाए और किस तरह से व्यापारिक कंपनी के ज़रूरतें जो थी उन्हें भी पूरा किया जाए, क्या किस तरह से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीदा जाए और किस तरह से उन्हें बेचा जाए। यानी कि अब उनकी सभी जिम्मेदारियां जो थी कंपनी की स्वयं उन दीवान के हाथ में आ गई थी। और अब कंपनी को ये भी पता चलने लगा था कि उसे जो है बहुत ही सावधानी से चलना होगा, क्योंकि बाहरी ताकत होने की वजह से लोग जो थे गांव के, वो पहले से शासन चला चुके थे और उनके पास अभी भी जो है काफ़ी ताकत और सम्मान था। और ऐसे लोग जो थे वो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, तो कंपनी को ये लगता था कि इन्हें कंट्रोल में ज़रूर करना होगा। और अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने गांव के लोगों को अपना उपनिवेश बनाया, कैसे आय के साधन जुटाए और किस तरह से मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई, मतलब कैसे गांव के लोगों पर अपना शासन चलाया। इस चैप्टर में हम अब यही पढ़ने वाले हैं। कंपनी की आमदनी, कंपनी दीवान बन गई थी अब, लेकिन खुद को भी अभी एक व्यापारी ही मानती थी और उन्हें लगता था कि भारी भरकम लगान चाहिए हमें आकलन और वसूली करने के में, मतलब वो अपने मनमानी वसूली कर रही थी और उनकी कंपनी की कोशिश ये थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया और सूती रेशमी कपड़ा ख़रीद सके और उसे अच्छी कीमतों पर बाहर बेच सके, है ना। 5 साल के भीतर क्या हुआ था, बंगाल में कंपनी द्वारा ख़रीदे जाने वाली जो चीज़ थी उसका जो कीमत थी वो डबल कर दी थी कंपनी ने। 1865 से पहले कंपनी जो थी वो ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाला पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी, मतलब अब उन्हें बाहर से, ब्रिटेन से सोना चांदी मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
और अब वो मतलब बंगाल से ही जो कमाई होती थी राजस्व, क्योंकि वो अपनी मर्जी से ही काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में राजस्व वसूलने लगी थी और उसी से ही समस्त खर्चे अपने उठाने लगी थी, और उसी की बंगाल से जो कमाई होती थी उसी से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। अब बंगाल की अर्थव्यवस्था इस तरह से संकट में आ रही थी क्योंकि उनसे ही पैसा वसूला जाता था और उन्हें बहुत कम कीमतों पर बेचने के लिए चीज़ें बाध्य किया जाता था। मतलब उनसे राजस्व भी वसूला जा रहा था और उनकी कीमतों की जो उनकी चीज़ें होती थी उनकी भी सही कीमत उन्हें नहीं दी जाती थी, कम कीमत दी जाती थी। और किसान जो थे वो इस तरह से अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। क्यों नहीं चुका पा रहे थे? क्योंकि उनको बेचारों को कुछ आमदनी ही नहीं होती थी। उन्हें सामान तो फसलें तो बेचनी होती थी कम कीमतों पर, और क्या बोलते हैं, लगान जो है ज़्यादा देना पड़ता था। तो इस तरह से उनको बेचारों को कोई भी लाभ नहीं हो रहा था और कारीगरों का उत्पादन जो था वो भी गिरता जा रहा था। खेती भी चौपट हो गई थी क्योंकि उनकी लगान जो वसूलने की दर थी वो काफ़ी बढ़ती जा रही थी और उनकी वस्तुओं की कीमतें घटती जा रही थी। अभी एक बाज़ार का दृश्य आपको दिखाया गया है जहाँ पर लोग अपना सामान खरीदने और बेचने के लिए आते जाते थे। जो स्थानीय लोग होते थे वो ऐसे बाज़ारों में आते जाते रहते थे अपना सामान खरीदने और बेचने के लिए। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर काफ़ी असर पड़ा था और काफ़ी तंगी यहाँ पर आ गई थी। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया था और उससे करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी और इसके समय में लगभग जो है 1/3 आबादी समाप्त हो चुकी थी अब बंगाल में। खेती में सुधार की ज़रूरत। अब अर्थव्यवस्था जो है संकट में थी। कंपनी अपने राजस्व के बारे में हमेशा टेंशन में रहती थी, आश्वस्त रह सकती थी और कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया था अब इस खेती में सुधार लाने के लिए? 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया और इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं को और तालुकादारों को और ज़मींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। राजा जो होते थे और उनके जो ताल्लुकदार होते थे उन्हें ज़मींदार के बनाया गया उन्हें, और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का भी जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि जो थी स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाता था। मतलब कि ये जो लगान वसूलने कंपनी की तरफ से जो राजस्व वसूलने की दर लगाई गई थी इसमें कभी भी कोई भी जो है इससे कीमत को बढ़ाया नहीं जाएगा और इसी के दर पर जो है उनसे लगान चुका लिया जाएगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि इसमें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और ज़मीनों के में सुधार भी हो जाएगा और उन्हें खर्चे का प्रोत्साहन मिलेगा ज़मीन में सुधार करने के लिए। तो उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, मतलब किसानों को ये लगता था कि राज्य की ओर से राजस्व की जो है मांग नहीं बढ़ेगी और ज़मींदार बढ़ते उत्पादन में फ़ायदे में रहेंगे। अब समस्या क्या आई थी? स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी थी। समस्या ये थी कि कंपनी के जो अफसर थे वो अभी भी ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे और कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसे चुकाने में ज़मींदारों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी और जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में असफल हो जाता था उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी ज़मींदारों को कंपनी का बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। मतलब जो बहुत सारी ज़मींदारियाँ थीं वो अपने जो है लगान चुकाने में सफल नहीं हो पाते थे तो अंग्रेज़ कंपनी जो थी उन्हें नीलाम कर देती थी, उनसे ज़मीन छीन के और कंपनी ने नीलाम करती थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक जो है हालात बदल चुके थे। बाज़ार में कीमतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, खेती का भी विस्तार होने लगा था और ज़मींदार जो थे उनकी आमदनी में भी सुधार आया, लेकिन इससे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ था और कंपनी जो थी वो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी क्योंकि
उन्होंने बोला था कि अब इसमें कोई प्रॉफिट नहीं किया जाएगा, मतलब कुछ भी बढ़ाई नहीं जाएगी दर इसमें। तो अब कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और वह राजस्व में वृद्धि भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसा उन्होंने करने से मना किया था। लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, और जो बच गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। मतलब जो अब खेती में सुधार होने लगा था, अर्थव्यवस्था में भी थोड़ा बहुत सुधार हो रहा था, तो उससे क्या हुआ कि जो ज़मींदार थे कुछ तो स्टार्टिंग में ही अपना लगान ना देने के कारण अपनी ज़मींदारी गंवा चुके थे, और जो बच्चे कुछ रह गए थे उन्हें लगता था कि अब इसमें क्या सुधार करना, आमदनी तो हो ही रही है, मतलब उनका ऐसा खुद को महसूस होने लगा। जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी अब, क्योंकि वो किसानों को ज़मीन देकर लगान तो वसूल ही रहे थे। दूसरी तरफ क्या हुआ था कि गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दे रही थी। दमनकारी मतलब कि विनाशकारी दिखाई दे रही थी, और किसानों को जो लगान चुकाना होता था बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था वो, और ज़मीन पर उसका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था किसान का। तो लगान चुकाने के लिए वह अक्सर महाजनों से कर्जा लेता रहता था, और अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे अपनी पुश्तैनी जो ज़मीन हुआ करती थी उससे भी बेदखल कर दिया जाता था। यानी कि ज़मींदार जो थे वो उसे उसकी पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर देते थे। तो इससे किसानों को जो है ना बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी ये दिखाई दे रही थी व्यवस्था। सबसे ज़्यादा किसानों को परेशानी हो रही थी। तो ऐसे में एक नई व्यवस्था आई, और 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि कंपनी को भी अब इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो राजस्व तो बढ़ा ही नहीं सकते थे और इससे कंपनी को भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि राजस्व बंदोबस्त में बदलाव लाया जाए, और अब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए भी ज़रूरत होती थी पैसों की, तो वो अब जो है इसमें बदलाव लाना चाहती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी उत्तर पश्चिमी प्रांतों में जो है, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज़ ने एक नई व्यवस्था तैयार की थी। इसे 1822 में लागू किया गया था, और मैकेंजी को जो है ये विश्वास हो गया था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों को नापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। अब गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह का माहल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब भी लगाया जाता था। मतलब अब जो है उन्होंने गांव सोचा कि गांवों से जो है काफ़ी अच्छी कमाई हो सकती है। गांव जो है एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, इसीलिए अब जो उन्होंने गांव की तरफ ध्यान करा, और गांव के खेतों की जांच होने लगी, मिट्टी की जांच होने लगी, ज़मीन की जांच होने लगी, और वहाँ से जो भी राजस्व इकट्ठा किया जाता था उसका भी हिसाब लगाया जाता था। और इस राजस्व को जो है स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि इसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी। मतलब अब की बार उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि यही जो है राजस्व स्थायी रहेगा, उन्होंने बोल दिया कि भाई इस बार जो है समय समय पर संशोधन होगा, मतलब इसे बढ़ाया भी जा सकता था। और राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जो था अब जमींदार के बजाय गांव के मुखियाओं को सौंप दिया गया था। पहले ज़मींदारों को था ना, अब गांव को उनके मुखिया को सौंप दिया गया था। और इस व्यवस्था को क्या कहा गया था? माहलवारी बंदोबस्त। ये जो नई व्यवस्था आई थी इस व्यवस्था को माहलवारी बंदोबस्त कहा गया था। मुनरो व्यवस्था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा था, और वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई थी वो थी रैयतवारी था। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देखा था, और टॉमस मुनरो ने जो था इस व्यवस्था को विकसित किया था
और धीरे धीरे ये व्यवस्था जो थी पूरे दक्षिण भारत में भी लागू कर दी गई थी अब ये व्यवस्था। रीड और मुनरो को क्या लगता था कि दक्षिण में परंपरागत ज़मींदार नहीं होते हैं और उनका ये तर्क था कि सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। मतलब उन्हें ये लगता था कि दक्षिण में जो है अब कोई भी परंपरागत ज़मींदार नहीं है और सीधा किसानों के ऊपर ही ये बंदोबस्त लगाना चाहिए। और राजस्व का हिसाब करने से पहले उन्होंने उनके खेतों का सावधानी पूर्वक सर्वे किया गया, सर्वेक्षण किया गया। और मुन्नो का मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। मतलब उन्होंने मुनरो को ये लगता था कि हमें किसानों पर अपना जो है थोपना नहीं चाहिए किसी भी नियम कानून को, बल्कि उनकी पिता की भांति उनकी रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। मतलब क्या है इस हेडिंग का कि अब जो है नई नई व्यवस्थाएं लागू हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी समस्या हो रही थी। कुछ भी बिल्कुल से ठीक नहीं हुआ था। ज़मीन से होने वाली आमदनी जो थी वो बढ़ने के चक्कर में राजस्व जो अधिकारी थे, वो राजस्व वसूल करने वाले थे, वो बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर चुके थे और किसान जो थे इस राजस्व को चुका नहीं पा रहा था। रैयत गांवों से भाग रहे थे। जो मतलब रैयत होते थे वो जो जिन पर यह स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था वो गांवों से भागने लगे थे और बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। और जो आशावादी अफसर रहते हैं, मतलब जिन्हें आशा रहती है कि नई व्यवस्था जो थी वो किसानों को उद्यमशील किसान बना देगी। मतलब कुछ अफसर थे, उनको ये ऐसी आशा थी कि अब जो है किसान उद्यमशील किसान हो जाएंगे, वो काफ़ी मेहनत से काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत क्या हुआ था, वो रियात से जो है गांव से लोग भाग रहे थे। यूरोप के लिए फसलें। अब अंग्रेज़ों ने भी ये महसूस किया था कि ग्रामीण जो थे वो इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से भी सही फसलें उगाई जा सकती हैं। और इसीलिए 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफ़ीम और नील की खेती इन पर पूरा जोर लगा दिया। उन्होंने इसके लगभग 150 साल तक अंग्रेज़ों के देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। मतलब अंग्रेज़ों ने जो है अपनी कंपनी ने सबसे पहले अफ़ीम और नील की खेती पर जोर लगाया और उसके बाद उन्होंने लगभग 150 साल बाद बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र में पंजाब में कपास, मद्रास में चावल, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास की और मद्रास में चावल की खेती करवानी शुरू कर दी गई। कंपनी ने जो है ज़बरदस्ती किसानों से अपनी पसंद की फसलें उगवाना भी शुरू कर दिया था। और अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती क्यों शुरू की होगी? अंग्रेज़ों ने अपनी पसंद की फसल जो है लाभ कमाने के लिए शुरुआत कर दी। और ये कैसे किया गया इसको देखते हैं हम अभी। क्या रंग का कोई भी इतिहास है? रंग। आज हम रंग बिरंगी जो है कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं हम, और हम रंगों का प्रयोग करते हैं। आपने कभी सोचा है कि इन रंगों की जो है शुरुआत कहाँ से हुई होगी? यहाँ पर 2 सूती कपड़े दिखाए गए हैं छापे में, दोनों में गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया है। और ये भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाई गई कलमकारी छापे द्वारा बनाई गई है। और दूसरी तरफ जो ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि द्वारा बनाई गई है। ये देखिए, ये वाली जो है ये कलमकारी से बनाया गया चित्र छापा है 20वीं सदी का, और ये मॉरिस कॉटन छापा है 19वीं सदी का, ये इंग्लैंड का है। और दोनों में ही जो है ब्लू कलर का यूज़ किया गया है। आपको क्या लगता है कि ये ब्लू कलर कहाँ से आया होगा, कैसे ये बनाया जाता होगा? अब इस बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो नीला कलर इन छापों में दिखाई दे रहा था, यह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। और इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के जो छापे में इस्तेमाल किया गया नीला रंग है
वो भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। और उस समय भारत जो था वो दुनिया का नील का सबसे बड़ा स्रोत था। तो पूरे विश्व में भारत के ही नील की क्यों मांग थी? भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का एक पौधा जो था वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है और 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा जो था उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारत नील का इस्तेमाल करते थे। इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। और उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों तक पहुंच पाती थी और उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसीलिए यूरोपीय कपड़ा जो था उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा जो था ये शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था और इसीलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था और नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मतलब नील बाहर न भेजें। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे और नील से बहुत सारा चमकदार नीला रंग निकलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग जो था वो बेजान होता था। मतलब जो भारत से नील आ जाता था उससे जो है रंग चमकदार नीला रंग निकलता था और जो वोड से जो रंग मिलता था वो काफ़ी फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा जो था उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों तक को राजी कर लिया और कैरिबाई द्वीप समूह स्थित सैन डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जैमेइका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग जो थे वो नील की खेती करने लगे थे। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे लोग जो थे नील के बागान के सामने आए गए थे। बागान क्या होता है? एक विशाल क्षेत्र जिस पर बागान का मालिक जो होता है वो लोगों से ज़बरदस्ती मजबूरी करवाता है, मजदूरी। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ चुकी थी। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का नया युग शुरू हो गया था और उसके कपास उत्पादन में भी भारी इजाफा हो चुका था, यानी कि अब नील में की और कपास के उत्पादन की मांग बढ़ रही थी। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी थी और जब नील की मांग बढ़ी तो उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई थी। अब 1783 में 89 के बीच दुनिया का नील उत्पादन जो था वो आधा रह गया था, क्योंकि संपूर्ण जो था वो भारत में रह गया था और ब्रिटेन के अंग्रेज़ जो थे अब तक नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और की तलाश कर रहे थे। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। अब भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। क्यों बढ़ती जा रही थी? नील के कारण। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी थी। अब 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी और बंगाल में पैदा होने वाला नील जो था वो दुनिया के बाज़ारों पर छा चुका था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। मतलब ब्रिटेन में जो भी नील आया जाता था ब्रिटेन से, उसमें केवल 30% नील जो था वो भारत का होता था और 8010 में ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया नील में भारतीय नील का हिस्सा 94% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला था, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट जो थे वो नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे थे। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने भी नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी थी और भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग जो थे वो भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्होंने कंपनी और नए नए बैंक से कर्जा देने को तैयार रहते थे। चूँकि भारतीय नील की काफ़ी डिमांड थी और इसीलिए सब लोग जो थे, सभी अधिकारी वो नील की खेती करके ही मुनाफा पाना चाहते थे और सभी जो थे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से बहुत सारे लोग आ गए थे और वो भारत में अपने नील की खेती करने लगे थे। नील की खेती कैसे होती थी?
नील की खेती के दो तरीके थे, निज और रियायती। निज खेती जो होती थी वो ऐसी व्यवस्था में बागान का मालिक जो था वो खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करता था और वह ज़मीन खरीद लेता था या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन लेता था और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाता था। निज खेती की समस्या क्या होती थी? बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी और ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा होती थी। वहाँ छोटे छोटे मोटे खेत ही थे जो उनके हाथ लग पाते थे, मतलब कम ही जगह होती थी जहाँ पर लोग नहीं होते थे। अधिकतर जगहों पर बसापत ज़्यादा हुआ करती थी और ऐसी खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत होती थी और क्योंकि उन्हें ऐसी ज़मीनें नहीं मिल पा रही थी, उन्हें फैक्ट्री के अंतर्गत पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किए गए। पट्टे पर मतलब किराए पर, और वहाँ के किसानों को हटवा दिया गया। इससे जो है लड़ाइयाँ पैदा होने लगी, समस्याएं पैदा होने लगी, मज़दूरों का इंतजाम भी नहीं हो पाता था। बड़े बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूर की ज़रूरत होती थी। मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती करते थे। मतलब धान की खेती के समय भी मज़दूरों की ज़रूरत होती थी और नील की खेती के लिए भी, और बड़े पैमाने पर नील खेती के लिए बहुत सारे बैलों की भी ज़रूरत होती थी। यानी कि कोई अगर बड़े पैमाने पर नील की खेती करना चाहता है, नील खेती अपनी स्वयं की खेती करना चाहता है, तो उसे हल और बैल की भी ज़रूरत होती थी। हलों को खरीदना और इनका रखरखाव करना ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। किसानों ने से भी हल नहीं मिल पाते थे और उन्हें जो है अपनी ही चीज़ों के लिए ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती, मतलब जो किसान होते थे उन्हें स्वयं की खेती करने के लिए भी जो है उन्हें हल चाहिए होते थे और नील की खेती करने के लिए भी हल चाहिए होते थे। तो इस समय जो है काफ़ी समस्या आ रही थी और 19वीं सदी के आखिर तक जो है बागान मालिक जो थे निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे और इस तरह जो है नील की पैदावार में जो है 25% से भी कम आने लगी थी और बाकी ज़मीन जो थी वो रियायती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। रियायती की ज़मीन पर नील की खेती। रियायती व्यवस्था के अंतर्गत जो था बागान मालिक जो थे वो रियायत के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रियायतों की तरफ से समझौता करने के लिए मजबूर कर देते थे और जो अनुबंध पर दस्तखत यानी कि साइन कर देते थे उन्हें नील लगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था और कर्जा लेने वाले जो होते थे वो कम से कम 25% पर नील की खेती करते थे। बागान मालिक जो होता था वो उपकरण मुहैया कराते थे उन्हें, खेती करने वाले को मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का सारा जिम्मा जो होता था वो काश्तकार का होता था, यानी कि जो खेती करते थे उनका होता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रियायत का जो है नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र फिर से दोबारा चलता रहता था। फिर से वो खेती करते थे और फिर से कटाई वगैरह इस तरह का काम किया जाता था। ये देखिए यहाँ पर 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में और 18वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पर नील की खेती की जा रही है, नील की कटाई यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ देखें ये खेतों से नील के फैक्ट्री में ले जाए जा रहे हैं नील के पौधे के गट्ठर। इस तरह से नील के पौधों के जो है गट्ठर बनाए जाते थे और उनको फैक्ट्री तक ले जाया जाता था। नील का उत्पादन कैसे होता था इस पिक्चर में आपको ये दर्शाया गया है। नील जो है वो गांव में आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्री के आसपास ही लगाए जाते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को जो है कारखाने में स्थित वैट्स यानी कि होद तक पहुंचा दिया जाता था। देखो यहाँ पर होद है, यहाँ पर इसमें नील के पौधे यहाँ तक लाए जाते थे और रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी। देखिए जैसे यहाँ पर ये कुंड बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर ये कुंड बनाए गए हैं नील को भिगोने के लिए। और ये कुंड जो थे प्रत्येक होद का अलग अलग काम होता था। नील के पौधों से जो है पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था इसमें। उसके बाद जब पौधे किण्वित हो जाते थे यानी कि थोड़ा सा स्टीप गले गले से हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब इन सड़ी हुई पत्तियों को तो निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और होद में छानने के लिए डाल दिया जाता था और दूसरे होद में पहले की तरह ठीक नीचे होता था।
मतलब जो ये स्टेप बाय स्टेप कई सारे, जैसे मैंने आपको दिखाए थे, ये होद बने होते थे। दूसरे होद में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पेंडलों से खंगाला जाता था। और जब ये द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो होद में चूने का पानी डाला जाता था और धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ जम जाती थीं और उसके बाद ऊपर का साफ द्रव्य निकाल दिया जाता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे नमी जो जमी नील होती थी गाद, उसकी लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। ये नील के पौधों को होद तक औरतें लाती थी इस तरह से ढोकर सर पे, और ये इस होद में घोल जो है घोल से इस तरह के पैंडल से इसे घुमाया जाता था, जिस तरह से ये आदमी लेकर खड़ा हुआ है। ऐसे पैंडल से इस नील को होद में जो है घुमाया जाता था। और अब यहाँ पर बिक्री के लिए तैयार नील है। यहाँ उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं आप। दबाकर सांचों में डालकर नील की वो बनाई गई है। लुगदी को काटकर मजदूरों पर मोहर लगा रहे हैं और पीछे वाले हिस्से में एक मजदूरों ने इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। जैसे आपने ईंट देखी होगी, ईंट कैसे बनाते हैं, उस समय नील की ईंटें ऐसी बनाई जाती थी। और ये कुंड आपको फिर से दिखा रही हूँ मैं, ये यहाँ पर दिखाए भी गए हैं ये किण्वन होद। इन्हीं में यहाँ पर नील को डाला जाता था। जो किसान थे वो पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित होते थे। उन्हें जल्दी में समझ में आ गया था कि ये व्यवस्था कितनी कठोर है, यानी कि कर्जा लेने की, और उन्हें नील की जो भी कीमत मिलती थी वे बहुत ही कम होती थी। कर्जों का सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ था। समस्याएं और भी थी। बागान के जो मालिक होते थे वो चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसे बहुत ज़्यादा गहरी जड़ें होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी, और नील की कटाई के बाद वहाँ पर धान की खेती नहीं की जा सकती थी। मतलब यह था कि अगर नील की खेती कर ली जाए, और नील की खेती के लिए बहुत ज़्यादा गहरी जड़ों की ज़रूरत होती थी, तो वो वहाँ पर दूसरी खेती करने के लायक नहीं रहती थी, धान की खेती करने के लायक। और अगर वो नील की खेती करते रहते थे तो वो खुद के लिए धान की खेती या गेहूँ की खेती नहीं। तो इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब नील विद्रोह हुआ और उसके बाद 1859 में बंगाल के हज़ारों रियातों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था। जैसे जैसे विद्रोह फैल रहा था, रियातों ने भी बंगाल मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया था। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला करने लगे थे। औरतें अपने बर्तन लेकर कर लड़ाई में कूद पड़ी थीं। मतलब सभी औरतें, पुरुष, स्त्री, बच्चे जो भी थे, सब अपने अपने लड़ाइयों में कूद रहे थे। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। बागान मालिक जो थे वो एक तरफ से लगान वसूली करने के लिए आते थे और गुमास्ता एजेंटों की पिटाई करते थे। रियासतें ने भी कसम खा ली थी कि ना तो वो नील की खेती के लिए अब कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लिए लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। और नील के किसान जो थे वो चुप नहीं बैठे थे। उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? 1859 में नील रियातों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। इसीलिए वो बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधनों पर ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करा लिए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के सामने लड़ाई लड़ी। इस तरह से मतलब पूर जमकर विद्रोह किया जा रहा था। और 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार और व्यापार विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी, क्योंकि 1857 में एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी लड़ा गया था। 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया गया। रियातों को लगा कि सरकार की उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट SLA इंडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें यह लिखा गया था कि रियातों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और इसी नोटिस के आधार पर जो था, लोगों में एक खबर फैल गई थी कि रानी विक्टोरिया जो थी वो दे दिया उन्हें। एडन किसानों को शांत करने के लिए विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, और उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया था। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नीले झिल्गों की ओर चल पड़े और उन्होंने रियातों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर ज़बरदस्ती
और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखना शुरू किया। इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी थी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बनाया गया और इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रियायतों के लिए एक फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रायतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती भी बंद कर सकते हैं। और इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का भी निर्माण होने लगा था और उत्पादन फैलाने में सफल, इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों को दूरदर्शन को देखने का न्योता दिया। 1970 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। ये इम्पोर्टेंट है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ, 1917 में। और एक स्रोत ये है, आप इसे पढ़ सकते हैं जूम करके, ये नॉट सो इम्पोर्टेंट पर आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।